नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मेरा पसंदीदा भी है और साथ ही साथ मैं उस पर एक मुतबादिल जायज़ा भी पेश करता रहता हूँ। वो है पाकिस्तान का और चीन का मुश्तरका CPEC मंसूबा। अब खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर बदलती सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता के अंदर नई सफ़बंदी, उसके अलावा पाकिस्तान की पोलैरिटी भी कुछ चेंज होती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त से थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। चीन अपने आप को रीजनल पावर के तौर पर इम्पोज भी करना चाहता है और अपनी हेजमनी कायम भी करना चाहता है। साथ ही साथ ओशियनिक जो रीजन है उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना भी चाहता है। मैरीटाइम रूट्स के ऊपर भी अपना कंट्रोल चाहता है और सदियों पहले कायम तिजारती रास्ते को दोबारा से दुनिया के सामने उजागर करके दिखाना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ प्रोग्राम के अंदर। अमूमन हम लोग सेंट्रल एशिया और उसकी अहमियत को भी समझने की कोशिश करते हैं। अफ़गान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो तनाज़ात हैं उसके हल में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान व दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक के जो किरदार पर अब जो है वो आपने देखा होगा रोशनी भी पड़ी है। और अहमियत तलब चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग चूँकि पाकिस्तान से वाकिफ़ नहीं हैं, ना पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ से वाकिफ़ हैं, तो इस वजह से वो इस चीज़ को समझते भी नहीं। मेरे फाजिल मेहमान जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब, जो कि सदर बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के और इस शोबे के माहिर भी हैं, CPEC के ऊपर अपना तज़िया पेश करते भी रहते हैं। सबसे पहले तो उनको वेलकम करता हूँ शो में, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि सरदार शौकत पोपलजई साहब, आप चूँकि इस पूरे मामले को और हमेशा जो आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस जो चेंज हो रही हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक सही साबित हुए जब आपने सेंट्रल एशिया की अहमियत को भी उजागर करके बताया प्रोग्राम के अंदर। CPEC मनसूबे के मुतालिक तो आप बात करते ही आ रहे हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक जो हमारे पड़ोस में मौजूद हैं, जो हमारे बराह रास्त पड़ोसी हैं या नहीं भी हैं, उन सब के मुतालिक आप गुफ्तगू करते रहें। मैं चाहूँगा एक जायज़ा आप पेश करें इन हालात और मामलात के ऊपर। जी, मैं समझता हूँ कि CPEC को करने से पहले या इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र करूँगा जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब जिक्र करेंगे तो उसमें फिर सेंट्रल एशिया भी आता है, फिर आज की अफ़गानिस्तान की सिचुएशन भी आती है, फिर आपने मिडल ईस्ट में जो चेंज ऑफ पावर है उसका भी जिक्र आएगा, फिर यू कैन स्ट्रेच अप टू यूरोप, सिंपल इज़ दैट। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, what the political dimensions are, what the shift in the security power is concerned, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले इस पे काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। आपको पता है जब रशिया अफ़गानिस्तान में आ गया आज से 40 साल पहले, उसके बाद फिर अमेरिका आ गया, तो उसके अंदर हमारा बचपन और आपकी जवानी तो इसी में ही निकल गई ना कि रूस के खिलाफ हमने एक जंग लड़नी है। जंग को क्या नाम देते थे, खैर मैं आप दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जो व्लादिमीर पुतिन की तारीफें हो रही हैं मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। जी, तो वो उसको पॉलिटिकल डायमेंशंस में आप देखेंगे, डिप्लोमेटिक डायमेंशंस में भी नहीं देखेंगे। तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री अगर अपने आप को फोर फ्रंट में रखेगा तो वो कुछ ज़्यादा खुशाइंद नहीं होता, उसमें इंसान को ट्रबल ही होती है। तो बेहतरीन है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जो है हमें उसको तमाम एंगल्स को उसमें लेना चाहिए कि आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चेंज हो रही है और चाइना जो है वो उसमें पूरा इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होना चाह रहा है, वो मेरे ख्याल उनकी नेचुरली एक सुपर पावर है। सुपर पावर की डिप्लोमेटिक डायमेंशंस भी होंगी, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी होंगी, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी मोर ऑफ इकोनॉमिक भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बड़ा मिनरल रिच कंट्री है। ये मानने वाली बात है। देखिए अमेरिकन जो फोर्सेस वहाँ पे रहीं और अमेरिकन कमांडर्स वक्तन फ़वक्तन आते रहे और अमेरिकन जो सर्वे होते रहे, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर को $1 ट्रिलियन के प्रूवन रिजर्व्स हैं। ये प्रूवन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फर्दर सर्वे होंगे
और आप नाम लेते चले जाएं मिनरल और एनर्जी के, तो वो सब चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, ऑयल एंड गैस भी वहाँ मौजूद है, आयरन ओर है, लेड एंड जिंक है, कॉपर है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेशियस स्टोन यानी जेम स्टोन्स भी वहाँ मौजूद हैं। जो मेन चीज़ है जिस पे आप देखें वर्ल्ड मीडिया जो ये वो अट्रैक्शन उसको दे रहा है, वो है लिथियम। आने वाले वक्त में 2030 के बाद आपको पता है दुनिया के अंदर एक एनर्जी टसल लिथियम में होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द पीपल वांट टू ब्रिंग इन के यार ये जो हेल्थ हैजर्डिंग जो एनर्जी सिचुएशन है उससे बाहर निकला जाए। तो लिथियम इज़ द फ्यूचर, एंड अफगानिस्तान लिथियम और रेयर अर्थ में बहुत बड़ा रिजर्व है। आप समझें, मैं अगर उसको ये कहूँ कि लिथियम में अफगानिस्तान इज फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया, आई विल नॉट बी रॉन्ग डिक्लेयरिंग दैट। अब ये तमाम चीज़ें देखते हुए नियरेस्ट जो रिसोर्स है यानी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिसोर्स जो है वो पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना है। उनको एडवांटेज इस बात का है कि एक तो वो नेक्स्ट डोर नेबर हैं, और फिर उन्होंने BRI शुरू की, BRI की ट्रेन भी अफगानिस्तान में आई, ईरान तक आई। फिर नेक्स्ट डोर नेबर आपका हम लोग भाई उनके मौजूद हैं पाकिस्तान, उसमें CPEC मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें नेटवर्किंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिनारियोज बहुत सारे रखता हूँ, क्योंकि आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है तो एक मयार की गुफ्तगू होती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये कि ज़ाहिरी बात है वेस्ट भी नहीं चाहेगा कि अगर उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा, तो क्या वो चाहेंगे कि चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़े? ये एक सवालिया निशान है। और अगर वो नहीं चाहेंगे कि चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़े, तो फिर वो क्या क्या करने के लिए तैयार होंगे? क्या हमें डॉलर मिलेंगे? इसका सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि अब अफ़गानिस्तान के बदलते हालात, और देखें दुनिया ऐसा सोचती है कि काबुल में मौजूद हुकूमत या अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब मौजूदा रजीम होगी ये एक पपेट रजीम होगी जिसको हम कंट्रोल करेंगे। फॉर वंस एटलीस्ट पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर हमारी पपेट हुकूमत हमारे कंट्रोल में चलेगी। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे जरीदे, रिसाले, अखबारात ये कह रहे हैं कि अब मौजूदा सेटअप जो है वो एक पपेट सेटअप होगा जो कि पाकिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल में होगा। या पाकिस्तान के हक में है कि पाकिस्तान इस रीजन में इन्फ्लुएंस रखे विद द बैकग्राउंड दैट इंडिया वाज ट्राइंग टू मिसयूज अफगानी सॉइल to do wrong things against us. क्या कहते हैं आप? Yeah, there is a big shift, frankly telling you. देखिए, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। वो इसलिए कि जितनी बड़ी ट्राइबल सोसाइटी इन दो बॉर्डर्स पे है, यानी KPK बॉर्डर और अफ़गानिस्तान बॉर्डर, बलूचिस्तान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान बॉर्डर, मेरे ख्याल पाकिस्तान का किसी भी कबायली सिस्टम में इतना बड़ा बॉर्डर नहीं मिलता। तो आप देखिए दोनों बॉर्डर्स पे, दोनों साइड पे वही ट्राइब्स हैं, वही फैमिली हैं, वही रिश्तेदारियां हैं और वही सिस्टम है। यानी आप देखिए उधर भी लोया जिरगा, यहाँ भी जिरगे बैठते हैं, एक सिस्टम ऐसा चल रहा है। तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको पता है ना, इस चीज़ को हम अगर डेप्थ में समझें तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत बैठे काबुल में, देखिए मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग बैठते रहे, जैसे अभी अब प्रेसिडेंट हामिद करज़ई थे, फिर ये अशरफ गनी आए, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन जब उनका लोया जिरगा या कोई बैठता है तो आप समझे उसके अंदर 80% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के हामी होते हैं, क्योंकि ये वही पॉपुलेशन है, वही ट्राइब्स हैं, वही सिस्टम है, तमाम चल रहा है। ये एडवांटेज है पाकिस्तान को। अब अगर उस एडवांटेज को आपने जैसे नाम दे दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो पपेट गवर्नमेंट बनेगी और उसको कंट्रोल करेगा, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। अगर पाकिस्तान का दिली
एक राब्ता है और पाकिस्तान का उनके माइंड्स पे, उस पॉपुलेशन की माइंड्स पे इन्फ्लुएंस है, तो यू कैन नॉट टेक इट इन अ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक। तो यही मैं चाह रहा था ना, ज़रा वजाहत भी हो जाए, क्योंकि मेरा एम ये था। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि सर ट्राइबल सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है और इसमें लॉयल्टी से ज़्यादा ट्राइब की वेलबींग को देखा जाता है। जो एक मैं आपको जाविया पेश कर रहा हूँ, जो कि हकीकत है, आप भी एक ट्राइब के लीडर हैं, जो कि पहले रूलिंग ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान और क्या कह सकते हैं इस खत्ते में एक रूलिंग ट्राइब तस्वर की जाती रही, पोपलजई ट्राइब। अहमद शाह दुरानी भी गालिबन आप ही की ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ट्राइब्स आर वेरी सेंसिटिव एंड जैसे मैंने कहा कि लॉयल्टी से ज़्यादा अहम है वेल बीइंग ऑफ द ट्राइब। तो यहाँ पे देर आर सिस्टमिक changes that can happen over time. Are we prepared for that as a country or not? Or are we willing to respect the tribal culture? Because here you have the tribal culture versus a new dimension that has entered in of people who are adherent to a completely different kind of ideology. क्या कहते हैं आप? Yes, I do understand. लेकिन एक चीज़ मैं वादा करूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और रीजनल कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि वो जो हमारा यानी सेंचुरीज ओल्ड ट्राइबल निज़ाम है उसको डिस्टर्ब ना करें। अभी मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ सूबों में देखें कबाइल हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं। आप देखें मल्टी एथनिक ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ाराज हैं, पश्तून्स हैं। They are mostly to the north of Afghanistan. That's why the Northern Alliance is multi-ethnic. क्या कहते हैं आप? Is this? Yeah, it is. It is. मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, but they are part of Afghanistan. They are part of their system. आप देखें कि रशिया के साथ मुकाबले में जो वॉर लॉर्ड्स थे उसमें वो भी शामिल थे। फिर नॉर्दर्न अलायंस जब बना, इधर हुआ, वो फिर एक्टिव हो गए। तो ये एंड ऑफ द डे अगर अफगानिस्तान की डेमोग्राफी का आप स्टडी करेंगे तो आपको ट्राइबल सिस्टम बिल्कुल क्लियर वाज़े नज़र आएगा। तो अब उसको जब देखेंगे तो अब ये दुनिया को समझना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी या दूसरे सिस्टम को जेन में रख के या प्रीच करके वो चाहें कि अफ़गानिस्तान अपना और ट्राइबल सिस्टम को चेंज करके वो हमें फॉलो करें, तो ये फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होगी। पाकिस्तान में जैसे दो हमारे सूबे हैं, KPK और बलूचिस्तान, वी हैव ऑलमोस्ट 60 to 70% ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पे। तो आज भी ट्राइब्स जैसे भी हों, मोस्टली ट्राइबल एल्डर्स जो है वो असेंबलियों में या सेनेट में आ गए। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ मैं वाजे करना चाहूँगा। वेस्ट कंसर्न इज दैट एनी सिस्टम मस्ट कंफॉर्म टू in order to qualify for acceptability's sake needs to be similar to Western democracy. What is the harm today if people in Kabul sit down together and for the sake of acceptability internationally decide that Western style democracy, if not adopted, some system similar to that should be adopted? इसमें क्या बुराई है? नहीं, why not? देखिए दुनिया के अंदर सिस्टम, let's talk very fair. एक तो मैं समझता हूँ आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने मुंह से कहूँ कि उनकी डिक्टेशन एक्सेप्ट की जाए मादरत के साथ। तो दूसरा यह है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है, या वॉट एवर इट इज़, या हमारा इस्लामिक सिस्टम भी है विच इज़ ओवर एंड अबव ऑफ दीज सिस्टम्स। हमारे यहाँ मसाजिद से बड़ा रिप्रेजेंटेशन कहीं मिलेगी आपको? कहीं भी नहीं मिलेगी। आज भी मैं जानता हूँ अपने इलाकों में मसाजिद के अंदर बड़े मसाइल हल होते हैं, बड़े फैसले किए जाते हैं। बट आवर सेट ऑफ वैल्यूज इन पाकिस्तान, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, if the same set of values should be made applicable to Afghanistan, will it be a right thing for us to expect that a similar system to Pakistan is adopted there? Because you have to accept that we are relatively more open-minded than many other countries in the region and many Muslim countries. So would a system similar to Pakistan be applicable there? इसको क्या कहते हैं? Why not if they wish so? Let's be frank, let's be fair. अगर किसी को ये बात मेरी नागवार ना गुजरे तो मैं फ्रैंकली कहूँगा कि लेट अफगानिस्तान डिसाइड्स इट्स इन ओन वे कि वो क्या चाहते हैं। अब कबायली निज़ाम चाहते हैं या वो जो अपना सिस्टम जो लाना चाह रहे हैं, शरीयत लॉ के अंडर वो रूल चाह रहे हैं, तो लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। मैं कौन होता हूँ उनको कहने वाला नहीं जी आप मुझे अडॉप्ट करें।
मुझे क्यों अडॉप्ट करें आप? सही है, यानी आप कह रहे हैं वेयर एज द सिस्टम इज कंसर्न्ड वी कैन नॉट गिव देम अ डिक्टेट बट द वेस्ट इंसिस्ट दैट वी शुड गिव राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री टू डिटरमिन व्हाट द सिस्टम शुड बी। लेकिन जैसे सरदार शौकत पोपलजई साहब ने बताया कि ट्राइबल सिस्टम के अंदर मनूवर करना और इस चीज़ को कैंपेन करके किस तरह सामने लाना ये मुश्किल होगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, सरदार शौकत पोपलजई साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल और एशियाई जो ख़ित्ता है यहाँ पर जो बदलती सूरत हाल है इससे पाकिस्तान के ऊपर और बिलखुसूस पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। कुछ इकनॉमिक डायमेंशंस भी हैं उसके, वो भी देख रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस उन पर भी बात कर रहे हैं। तो सरदार शौकत पोपलजई साहब थोड़ा सा जाविया में यहाँ बदल लेता हूँ क्योंकि वो तो आपने वाज़ेह कर दिया कि निज़ाम जो है वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए। दूसरा आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा अमल दखल ना हो तो बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान पहले इसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठा चुका है। लेकिन अब मईशत की जहाँ तक बात करें तो मुझे सिर्फ एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है, वो ये है कि अब डॉलर मिलेंगे सर? क्योंकि अब वहाँ हालात ख़राब हो गए। जब भी अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं डॉलर मिलते हैं तो मिलेंगे, लेकिन ढेर सारे मिलने चाहिए। क्या कहते हैं आप? अली भाई मैं बड़ी बात करने लगा हूँ और उम्मीद है कि हाकिम बाला और आप इसका बुरा नहीं मनाएंगे। मेरा ख्याल हम खैरात की तरफ देखना बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, टर्न अराउंड हो रही है। दुनिया के मसले मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को बड़ा करम किया कि हम लोग ग्रेजुअली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनमें मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि दो चीज़ें मैं आपको मेंशन करूंगा। एक तो सीपेक के उससे जो प्रोजेक्ट है उसकी बेसिस पे कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फास्ट पेस पे बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से क्या होगा कि ग्वादर जो है वो फौरी तौर पे लिंक कर देगा अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान को ये लिंक कर देगा लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया के साथ। तो इन मुल्कों में ट्रांजिट जो है वो बहुत बढ़ेगा, ट्रांजिट ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा। आप समझें कि मैं आने वाले वक्त में समझता हूँ कि 90% रूट की वजह से, शॉर्टन की वजह से कोई 80 to 90% जो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ग्वादर। एक अब वो दोनों तरफ पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान को भी अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो नेचुरली अफ़गानिस्तान से होके जाएगा, तो इनको जो ट्रांजिट फ़ी और रॉयल्टी फ़ी मिलेगी वो सब्सटेंशियल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बजाय हम खैरात को देखने में जो चीज़ अर्न कर सकते हैं वो ये सीधा रूट मैं आपको बता रहा हूँ ये है। दूसरा, दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इस रीजन के। एक तुर्कमेनिस्तान की गैस पाइपलाइन है जो अफ़गानिस्तान में हाफ आ गई है और वो आने वाली है पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। और फिर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के जो ट्रांसमिशन लाइन है पावर की वो भी आएगी। अब सेड एंड डन, 2 मिनट के लिए इसको इन इश्यूज़ को या इन अच्छी बातों को पॉज करके मैं फ्यूचर की बात करना चाह रहा हूँ। आज हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन जो है वो इंडिया है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, अगर हॉरिजन में पढ़ें तो चाइना इज़ ग्रेजुअली मूविंग अप कि वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए और इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है वो नंबर 2 इकोनॉमी उनकी बन जाए। और दोनों की कंज्यूमर मार्केट 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के साथ बहुत बड़ी है। दोनों की पॉपुलेशन भी बड़ी है, कंज्यूमर मार्केट भी बड़ी है और वो एक दूसरे की ट्रेड को भी नज़र में देख रहे। प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को हटा के मैं बात कर रहा हूँ इसको। तो आने वाले वक्त में अगर पीस प्रिवेल्स और जो रीजनल इश्यूज़ हैं जिसमें आपको पता है कश्मीर है, फिर ये अफ़गानिस्तान के इश्यूज़, ये सेटल हो जाए और इंडिया पाकिस्तान में अपनी नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टर्म्स पे आना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान को एज अ ट्रेड रूट यूज़ करे टू सेंट्रल एशिया, टू अफ़गानिस्तान एंड इवन चाइना ऑल्सो। उस सूरत में इंडिया को अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए
एनर्जी रिसोर्सेज 100% चाहिए होंगी, तो ये हवा से तो नहीं आएंगे जी। ये तो एयर रूट नहीं है कि आप गैस और ट्रांसमिशन लाइन आप आसमान से लेके आ जाए, ग्राउंड रूट से जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं जब ये चीज़ें आएंगी, ये गैस पाइपलाइन आएगी, ट्रांसमिशन लाइन आएगी और ये लैंडलॉक्ड ट्रांजिट ट्रेड चलेगा, तो आप कभी एज्यूम कर सकते हैं कि आपको पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कितनी रॉयल्टी मिलेगी, कितनी ट्रांजिट फ़ी मिलेगी? ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा आ गया कि जहाँ इनोवेशन चल रही है दुनिया के अंदर, दुनिया में हर नेशन में इनोवेशन के ऊपर जोर है। हमें भी अब फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना होगा, अपनी जनरेशन को समझाना होगा कि 5-10 साल के बाद, 6 साल के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वी आर प्राउड नेशन, वी आर नॉट डोरमेंट नेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत कम मुल्कों के पास ऐसे हैं। तो हमारी प्राइड जो है हमें इनोवेटिव बनाना चाहिए। लेट्स लुक फॉरवर्ड कि हम कैसे, बजाय जैसे आपने फरमाया कि जी हमें डॉलर कितने मिलेंगे, ये डॉलरों की बारिश हो जाएगी अगर इसके ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह, और वो पीस भी प्रिवेल करेगा। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो पीसफुल नेशन रहे, पीसफुल कंट्री रहे और उस डायमेंशन में चलता रहे। और फिर ये हमारी अपनी इंटरनल ज़रूरत भी है। इस वक्त हमारे अंदर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो ट्रबल में, अब देखिए मैं एक फ़िक्र करता हूँ कि इस वक्त भी, आज भी अफ़गानिस्तान के पिछले सालों को छोड़ के आज भी कोई 1.7 मिलियन रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अफ़गानिस्तान में इमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं आई तो आप समझें 6-7 लाख और लोग आ जाएंगे। तो हम तो अपने IDPs और दूसरे लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी पॉवर्टी को एलिवेशन में हमें प्रॉब्लम है, तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे इन रेफ्यूजीज़ को? फिर वही आ जाएगा कि आप कहेंगे डॉलर्स की बारिश आएगी, फिर अल्लाह ना करे कि ऐसी बारिश आए। हम अपने रिसोर्सेज को एंजॉय करें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग तो एक्सटेटिक हैं इस वजह से कि भाई अब डॉलर मिलेंगे, और यकीन करें तो खुशी जो है वो चेहरे पर उनके दिखाई दे रही है। वरना आप बताएं कि इस नौयत का जश्न आपने कभी देखा है? जिस नौयत का जश्न मनाया जा रहा है, इससे ये जाहिर है कि वो जो बात आपने की है कि हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है। सर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी टीम फुटबॉल का मैच जीत जाए जिसके साथ आपका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो और आप दिनों तक जश्न मनाते रहें, तो दुनिया को शक तो होगा कि ये फुटबॉल टीम कहीं आपकी तो नहीं। तो सर आप मुझे खुद बताएं क्या, और फिर खुश होने की कोई वजह या जवाब भी होना चाहिए, और हम ऐसे ही तो खुश नहीं होते। ज़ाहिरी बात है वो फुटबॉल टीम जीतेगी तो अपने लिए जीतेगी, कब जीतेगी तो अपने लिए जीतेगी, और हमारी खुशी का जो आप खुद देख रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं है, तो इसके माने ये हैं कि उनकी जीत से कुछ मिलेगा भी, ऐसा लगता है। आगे पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे लोग पुरुमीद हैं कि वो जो बात आपने की है कि वैसे खैरात पर इन्हिसार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नज़र तो रखी हुई है ना। क्या कहते हैं आप इस बारे में? लेकिन मैं समझता हूँ